नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हरियाणा एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, पुलिस या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य भी यही है। जब हम एचएसएससी, सीईटी या एचटीईटी जैसी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं तो तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास और भूगोल के डॉट्स को आपस में जोड़ लें तो जानकारी खुद याद रहने लगती है। सही कहा। और आज हमारे सामने जो नोट्स है वो पूरी तरह से हरियाणा के भिवानी जिले पर केंद्रित है। जी, और आज हम भिवानी के ऐतिहासिक महत्व से लेकर उसके संस्थानों, खेल जगत और परीक्षा के लिए जरूरी हर तथ्य को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भिवानी के ऐतिहासिक परिचय पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। नोट्स के हिसाब से 22 दिसंबर 1972 को इसे एक अलग जिले का दर्जा मिला। जी। और इसके नामकरण की कहानी काफी दिलचस्प है। हाँ, राजपूत राजा नीम सिंह ने इसे बसाया था। अपनी पत्नी भानी के नाम पर, है ना? एकदम सही। शुरुआत में इसे भानी कहा जाता था, जो धीरे धीरे भाषा के प्रवाह में बदलते हुए भिवानी बन गया। बिल्कुल। भानी से भिवानी का यह सफर बहुत ही क्लासिक है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से जो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है इसके उपनाम। मैंने नोट्स में देखा कि भिवानी के 4 बिल्कुल अलग अलग निकनेम है और हर एक उपनाम एक अलग कहानी कहता है। जी, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है छोटी काशी या मंदिरों का नगर। यहाँ मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, इसी वजह से इसे ये आध्यात्मिक पहचान मिली है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और उपनाम है, मिनी क्यूबा। मतलब क्यूबा, जो पूरी दुनिया में मुक्केबाजी के लिए जाना जाता है, उसके नाम पर भिवानी को भारत का मिनी क्यूबा कहते हैं। क्योंकि मुक्केबाजी में इस जिले का विश्व स्तरीय दबदबा है। ये विरोधाभास बड़ा रोचक है। एक तरफ गहरी आध्यात्मिक शांति और दूसरी तरफ रिंग के अंदर का आक्रामक खेल। यही तो भिवानी की खासियत है। और अगर हम चौथे उपनाम को देखें, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, तो पैटर्न एकदम साफ हो जाता है। सिटी ऑफ वॉर हीरोज इसलिए क्योंकि सेना में यहाँ के लोगों की सबसे ज्यादा भागीदारी है। बिल्कुल। अब मिनी क्यूबा के जुझारूपन और सिटी ऑफ वॉर हीरोज के जज्बे को जोड़कर देखिए। यहाँ के युवाओं में अनुशासन और देश के लिए कुछ कर गुजरने की गहरी परंपरा है, जो बॉक्सिंग रिंग में मेडल लाती है और सरहद पर सुरक्षा करती है। सही बात है। हमने एक उपनाम छोड़ दिया, वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी। हाँ, इसके मजबूत कपड़ा उद्योग के कारण। और ये उद्योग अचानक से नहीं पनपा। अगर हम संस्थानों की टाइमलाइन देखें तो वस्त्र नगरी बनने का आधार 1937 में ही रख दिया गया था। जी, 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल यानी बीटीएम की स्थापना हुई थी। बीटीएम 1937। आजादी से पहले सबसे पहली जरूरत रोजगार की थी। इसके बाद समाज आगे बढ़ा तो शिक्षा की जरूरत महसूस हुई। और यहीं पर नोट्स में एक बहुत बड़ा ट्रिक क्वेश्चन छिपा है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचपीएससी के बारे में। ये अक्सर पूछा जाता है। नोट्स बताते हैं कि 1969 में एचपीएससी की स्थापना हुई थी, लेकिन तब ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। यहीं परीक्षक विद्यार्थियों को फंसाते हैं। स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन 1981 में इसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। बिल्कुल, 1981 में शिफ्ट किया गया। इसलिए सवाल ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि स्थापना पूछी है या स्थानांतरण। 1969 स्थापना के लिए और 1981 भिवानी आने के लिए। एकदम सही। और 2010 में भिवानी में उच्च शिक्षा के लिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यानी सीबीएलयू की स्थापना हुई। तो ये पूरा सफर है, रोजगार से स्कूली शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय तक का। और उद्योग की बात सिर्फ 1937 से शुरू नहीं होती। एक ऐतिहासिक तथ्य का बॉक्स है जो बहुत चौंकाने वाला है। मुगलकालीन ग्रंथ आईना अकबरी वाला, हाँ, जिसे अकबरी भी कहते हैं, उसमें भिवानी का जिक्र एक वाणिज्य केंद्र के रूप में मिलता है। यानी व्यापारिक गतिविधियों का डीएनए यहाँ मुगल काल से ही मौजूद था। ये सच में महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा भूगोल की तरफ आते हैं। भिवानी राजस्थान से सटा हुआ है और इसका सीधा असर यहाँ की कृषि और पशुपालन पर पड़ता है। नोट्स के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा भेड़ें भिवानी में पाई जाती हैं। इसके अलावा मोटे अनाज जैसे बाजरा, चना और जौ के उत्पादन में भी ये सबसे आगे है। अगर हम इसे तार्किक रूप से समझें तो राजस्थान की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ की जलवायु थोड़ी शुष्क है। और शुष्क जलवायु में वही फसलें पनपती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए,
जैसे बाजरा और चना। बिल्कुल, और भेड़ों को भी ऐसी जलवायु के अनुकूल माना जाता है। भूगोल किस तरह अर्थव्यवस्था तय करता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत ही स्पष्ट कनेक्शन है। हाँ, चलिए अब उस सेगमेंट पर आते हैं जो नोट्स में प्रथम तथ्य के नाम से दिया गया है। ये परीक्षाओं के लिए गोल्ड माइन है। इसे एक रैपिड फायर की तरह देखते हैं। सबसे पहला है सुई गांव। सुई गांव हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव है। स्वत प्रेरित यानी सेल्फ इंस्पायर्ड। मतलब इस गांव ने बिना किसी सरकारी आदेश के खुद को एक मॉडल विलेज बनाया। सही कहा। और दूसरा पहला गांव है बापोड़ा। बापोड़ा गांव हरियाणा का पहला वाटर वर्क्स गांव है। हमने अभी बात की थी ना कि यहाँ जलवायु शुष्क है और पानी का महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, इसीलिए जलापूर्ति के आधुनिक मॉडल की पहल बापोड़ा गांव में हुई। सुई गांव आदर्श बना और बापोड़ा वाटर वर्क्स में पहला। और एक बड़ी योजना है पशु क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत भी हरियाणा में सबसे पहले भिवानी से ही हुई थी। इसका भी लॉजिक वही है ना, क्योंकि यहाँ भेड़ों और पशुओं का पालन इतने बड़े स्तर पर होता है। बिल्कुल। वित्तीय सहायता के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की इससे बेहतर जगह क्या होती। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अब एक ऐसा नाम जो आजादी की लड़ाई से जुड़ता है, रोहनाथ गांव। ये तथ्य थोड़ा भावुक करने वाला है। नोट्स में लिखा है कि यहाँ 1857 की क्रांति का एक ऐतिहासिक कुआं है और मुख्यमंत्री ने पहली बार यहाँ तिरंगा फहराया था। 1857 की क्रांति का कुआं होना बताता है कि इस गांव ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा बलिदान दिया होगा। और मुख्यमंत्री का वहां जाकर तिरंगा फहराना उस बलिदान को राष्ट्रीय सम्मान देना है। परीक्षा के लिए ये बहुत हाई प्रायोरिटी तथ्य है। इस सेक्शन का आखिरी बिंदु है मिताथल। जी। लेकिन यहाँ से जो सबसे अनोखी चीज मिली है वो है समुद्रगुप्त के काल के सिक्के और सांचे। पुरातात्विक दृष्टि से ये बहुत दुर्लभ है। एक ही स्थान पर हड़प्पा सभ्यता और फिर सदियों बाद के गुप्त काल के प्रमाण। ये साबित करता है कि मिताथल हजारों सालों तक मानवीय सभ्यता और व्यापार का केंद्र रहा होगा। हड़प्पा से समुद्रगुप्त तक। अब थोड़ा पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों की बात करते हैं। हमने शुरुआत में छोटी काशी की बात की थी। हाँ, और नोट्स में देवसर धाम का जिक्र प्रमुखता से है। देवसर धाम एक पहाड़ी पर स्थित माता दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां उन्हें रानी सती दादी के रूप में भी पूजा जाता है। जी, ये श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प जगह है तोशाम की बारादरी। यहाँ 8वीं सदी की विष्णु वामन अवतार की मूर्तियां हैं। लेकिन इसका एक और नाम है जो सीधा परीक्षा में पूछा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। मूल रूप से यहाँ 8वीं सदी की वास्तुकला है, लेकिन बाद की परंपराओं के चलते इसे 12वीं सदी के शासक से जोड़कर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाने लगा। तो 8वीं सदी की मूर्तियां और नाम पृथ्वीराज चौहान का। बिल्कुल, इसे याद रखना चाहिए। अगला पर्यटन स्थल है स्टार स्मारक। ये दिनोद गांव में स्थित है। परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज की समाधि जो पूरी तरह से एक तारे के आकार में बनी है। ग्रामीण परिवेश में ऐसी आधुनिक और अनूठी वास्तुकला इसे खास बनाती है। और फिर है लोहारू का किला। ये 1570 ईस्वी में ठाकुर अर्जुन सिंह द्वारा बनाया गया था, भिवानी के मध्यकालीन इतिहास का मजबूत प्रतीक। इसके अलावा नोट्स में जोगीवाला शिव मंदिर और खाकी बाबा मंदिर का भी उल्लेख है। ये सभी स्थल भिवानी को सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध बनाते हैं। चलिए, अब तक हमने जो डिकोड किया है उसके आधार पर विगत परीक्षाओं के कुछ प्रश्न देखते हैं। जी बताइए। पहला सवाल, छोटी काशी और मुक्केबाजी का पावर हाउस किसे कहते हैं? जवाब बिल्कुल साफ है, भिवानी। दूसरा सवाल, 1930 में उर्दू पत्रिका संदेश किसने निकाली? इसका उत्तर है पंडित नेकीराम शर्मा जी। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। तोशाम की बारादरी का अन्य नाम? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। और आखिरी, HBSE भिवानी में कब स्थानांतरित हुआ? 1981 में। देखा, अब ये सारे जवाब बहुत ही तार्किक लगते हैं। बिल्कुल, जब हम तथ्यों के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भिवानी की महान हस्तियों पर बात करते हैं। राजनीति, साहित्य और खेल, तीनों क्षेत्रों में यहाँ का योगदान असाधारण है। राजनीति में सबसे बड़ा नाम चौधरी बंसीलाल जी का है, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्हें विकास पुरुष और लौह पुरुष भी कहा जाता है। और उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है 1996 में शराबबंदी लागू करना। इतने कड़े फैसले लेने की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है।
और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के कारण विकास पुरुष। एक और राजनीतिक हस्ती है बनारसी दास गुप्ता जी। वे 2 बार मुख्यमंत्री रहे। नोट्स बताते हैं कि उन्हें हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई थी और वे देश पत्रिका के संपादक भी रहे। यहाँ विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान देना होगा, भिवानी से ही एक और महान स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जी। और नोट्स में उन्हें भी हरियाणा केसरी के नाम से संबोधित किया गया है। अच्छा, तो दोनों को हरियाणा केसरी कहा जाता है। जी, पंडित नेकीराम शर्मा जी ने 1919 में भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की थी और होम रूल आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। और हमने पहले प्रश्न उत्तर में देखा था कि 1930 में उन्होंने संदेश पत्रिका निकाली थी। बिल्कुल, राजनीति और साहित्य में इन दिग्गजों ने भिवानी का नाम रोशन किया। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जिसने भिवानी को ग्लोबल पहचान दी, खेल जगत, मिनी क्यूबा। इसकी नींव में कैप्टन हवा सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है, जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक थे। उन्होंने वो अनुशासन तैयार किया जहां से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन निकले, जैसे विजेंद्र सिंह। बिल्कुल, विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक पदक जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया। उनकी इस जीत ने ही तो मिनी क्यूबा नाम को दुनिया भर में मान्यता दिलाई। और ये परंपरा महिलाओं में भी आगे बढ़ी। नोट्स में पूजा रानी का नाम है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। और सिर्फ मुक्केबाजी नहीं, कुश्ती में भी नोट्स में लीलाराम जी का नाम है, जिन्होंने 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 1958 में, जब खेल सुविधाएं बहुत कम होती थीं। उनका वो मेडल आज भी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। तो ये है भिवानी के वो सितारे। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और एक क्विक रीकैप करते हैं। हम इसे 3 मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला, सांस्कृतिक विरासत, छोटी काशी के रूप में देवसर धाम और तोशाम की बारादरी जैसे मंदिर। दूसरा, शिक्षा व उद्योग, 1937 में बीटीएम, 1981 में एचबीएससी और 2010 में सीबीएलयू। और तीसरा, खेलों में सिरमौर, कैप्टन हवा सिंह के क्लब से लेकर विजेंद्र सिंह और पूजा रानी तक का मिनी क्यूबा। सुई और बापोड़ा जैसे प्रथम तथ्यों के साथ भिवानी सच में एक अग्रणी जिला है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बात जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है जी, कि जो जगह आईना अकबरी में एक व्यापारिक केंद्र थी और जहां मिताथल में हड़प्पा और समुद्रगुप्त काल के सिक्के मिलते हैं, वही जगह आज आधुनिक मुक्केबाजी के मिनी क्यूबा के रूप में जानी जाती है। प्राचीन सिक्कों से लेकर ओलंपिक मेडल्स तक इतिहास और आधुनिकता का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। ये वास्तव में एक जिले के निरंतर बदलाव और उसकी क्षमताओं की कहानी है। बिल्कुल, और इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तथ्यों को डिकोड करने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल एग्जाम एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाए उसकी PDF भी आपको मिल सके।